और इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार एक्शन तेज होता जा रहा है। खबर है कि कुपवाड़ा के लोलाब में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि सेना के एक जवान भी शहीद हुए हैं, ऐसी खबर है। आशंका जताई जा रही है कि इलाके में कुछ और भी आतंकी अभी छिपे हो सकते हैं और यही वजह है कि आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टेरर ब्रिगेड के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। कुपवाड़ा में आतंकियों के लिए काल बनी सेना। चप्पे चप्पे पर दहशतगर्दों की तलाश। लोलाब एरिया में एक ऑपरेशन चल रहा है। बीते कई घंटों से कुपवाड़ा का लोलाब संगीनों के साए में है। आतंकवाद का फन कुचलने की कवायद में यहां सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीर पंजाल फॉरेस्ट रेंज में चल रहा यह ऑपरेशन कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा लोकेशन को देखकर ही लगाया जा सकता है। पूरे फॉरेस्ट एरिया में जगह जगह पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के कदावर पहाड़ हैं, हर तरफ से यहाँ पे घने जंगलात हैं, देवदार हो, पाइन हो, फर हो, और यहाँ पे ऑपरेशन चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कैनोपीज हैं इन पेड़ों की, उसके नीचे मिलिटेंट आसानी के साथ छुप पाते हैं। और यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके की टेरेन है, किस तरीके के ये माउंटेन्स हैं और किस तरीके के दर्रे हैं। तो यहाँ पे खास तौर से हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाता है और ड्रोन काम नहीं करता है। दरअसल हाल ही में घुसपैठ करने वाले आतंकी दस्ते को सेना ने लोलाब नियंत्रण रेखा के करीब घेर रखा है। इस दौरान हुए एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर भी किया जा चुका है। जिला कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में जारी ऑपरेशन में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। यह ऑपरेशन कल शाम उस वक्त शुरू हुआ था जब सुरक्षा बलों को मालूम चला था कि इस फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, यानी दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। रात भर फायरिंग का सिलसिला रुक रुक के जारी रहा। जानकारी के मुताबिक इलाके में अभी भी कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। यही वजह है कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार इलाके को घेरे हुए हैं। लोलाब में एक ऑपरेशन चल रहा है फॉरेस्ट एरिया में, हम उसी एरिया में हैं, यानी पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज कश्मीर से लेके जम्मू सूबे के राजौरी पुंछ तक पड़ता है। पीर पंचाल एरिया का नॉर्थ यहाँ है, साउथ वहाँ है, और दोनों जगहों पे इसी तरीके का एरिया है, इसी तरीके की पहाड़ियाँ हैं। दरअसल इस इलाके में सेना का ये तलाशी अभियान कई घंटों से चलाया जा रहा है। इसी दौरान आतंकियों की टोली ने सेना के खिलाफ फायरिंग शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सेना ने भी आतंकियों को सबक सिखाने के लिए उन पर फायरिंग शुरू की। दावा किया जा रहा है कि इन जंगलों के बीच आतंकियों को ऑटोमेटिक वेपन के साथ देखा गया है। पाइन के पेड़, फर के पेड़, और यहाँ पे ऑपरेशन चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। यही वजह है कि कई दिनों तक फॉरेस्ट एरियाज में ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, या पूरा कश्मीर का गुरेज से लेके फिर कुपवाड़ा तक, कुपवाड़ा से लेके बारामुल्ला और पूरा हाजी पीर के सेक्टर में, ये सारा एरिया पीर पंचाल फॉरेस्ट्स का आता है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि छिपे हुए आतंकियों को भी ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि जल्द से जल्द अगर इन दहशतगर्दों को खत्म नहीं किया गया तो ये अपने कायराना मकसद को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि आतंकी माद में घुसकर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस दहशत का खात्मा करना चाहती है। बारिश की वजह से पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कई रास्ते बंद हैं और लोग फंसे हुए हैं। अगर आप पहाड़ों पर सफर कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा।
पहाड़ों पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा सड़कों पर गिर रहा है। कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए कोई नहीं जानता। पूरे पहाड़ पर कई खतरनाक जोन बन गए हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे सुबह से ही बंद है। गंगोत्री हाईवे पर बिशनपुर में पहाड़ी से भारी मलबा आने से सड़क बंद है। वहीं रोड बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। बंद हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। गंगोत्री हाईवे बिशनपुर के पास बार बार बंद हो रहा है। वहीं हाईवे बंद होने से कांवड़ यात्री भी फंसे हुए थे, जिन्हें पैदल ही निकाला गया है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। तेज बारिश से सड़क बह गई है। इसके साथ ही पैदल रास्ते भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बारिश से भारी मुसीबत लोगों के सामने है। वहीं लोगों ने रास्तों को जल्द ठीक करने की मांग प्रशासन से की है। ऊपर से इतनी अतिवृष्टि हो रखी है कि ना तो हमारे रास्ते बचे हुए हैं, दूसरी बात हमारी जो सड़कें हैं, सड़कें सारी बंद हो रखी है उधर की। तो जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दे रखा है कि जल्द इसमें कार्रवाई होगी। तो लेकिन मुझे ये कहना है, जो हमारे क्षेत्र के जो लोग वहाँ से जा रहे हैं उनकी आवाजाही कैसे होगी। जो संबंधित विभाग हैं थोड़ा उनके आवाजाही के लिए व्यवस्था करवाते हैं वहाँ। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कई जगह सफर खतरनाक बना हुआ है। पीपलकोटी से लेकर जोशीमठ तक 60 किलोमीटर के बीच आवाजाही मुश्किल भरी हो गई है। वहीं पालड़ा के पास कभी भी सड़क का आधा हिस्सा अलकनंदा नदी की तरफ खिसक सकता है, जिससे सड़क कभी भी बंद हो सकती है। सड़क का आधा हिस्सा पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसी के ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हालत किस तरीके से खराब है आप देखिए। बरसात के बाद लगातार सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे जो बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, तो वहीं स्थानीय लोग भी परेशान हैं। हालांकि मशीनों को लगातार मूवमेंट कराया जा रहा है जहां जहां सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, लेकिन ये हालात इसलिए भी लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि जो मानसून की बारिश है, सावन में जो पहाड़ों में बादल बरस रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुश्किल हालात पहाड़ों में लगातार पैदा हो रहे हैं। आप देखिए, ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम इस समय पालड़ा के पास मौजूद हैं और पालड़ा और गुलाबकोटी के बीच में ये पूरी सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में कभी भी यहाँ पे बड़े हादसे भी हो सकते हैं। आप देखिए, कुछ 2 से 3 मीटर का जो सड़क का हिस्सा है वही बचा हुआ है और बाकी जो पूरे जो सड़क है वो नीचे की तरफ खिसक चुकी है। गाड़ियाँ लगातार जा रही हैं, बद्रीनाथ धाम की यात्रा जारी है, हेमकुंड साहिब में यात्री आ रहे हैं, लेकिन जो नदियों के और जो नाले हैं वो लगातार मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आप देखिए, ये पूरा बरसाती नाला इस लैंडस्लाइड में जा रहा है, जिससे लैंडस्लाइड का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी चीज़ों को धरातल पर ठीक कर दिया जाएगा, सड़कों को समय रहते खोल दिया जाएगा, लेकिन लगातार हो रही पहाड़ों में बारिश लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा घाटों में एसडीआरएफ की तैनाती की गई। दरअसल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांवड़ियों को लेकर पुलिस अलर्ट है। एसडीआरएफ समेत जल पुलिस और पुलिस के जवान गंगा में नहा रहे कांवड़ियों पर निगाहें बनाए हुए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में कई लोगों की जान अब तक बचाई जा चुकी है। अभी तक कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ ने डूबने वाले 8 कांवड़ियों की जान हरिद्वार में बचाई है। यानी आने वाले कुछ दिन पहाड़ों पर सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच जो भी बात होगी उसमें अरब देशों को लेकर एक बहुत ही खतरनाक फैसला भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के नंबर 1 दुश्मन ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के साथी जेडी वेंस ने ऐसा सुझाव दिया जिसे लेकर पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ने का खतरा हो गया है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। एक तरफ गाजा में इजराइल का नया हमला हुआ है और दूसरी तरफ नेतन्याहू और गोला बारूद की डिमांड के साथ अमेरिका में मौजूद हैं।
गाजा में इजराइल की बमबारी से एक ही दिन में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा घायल हैं। ये गाजा में सबसे खूनी दिनों में से एक साबित हुआ है। गाजा के खान यूनिस इलाके में न सिर्फ इजरायली वायुसेना ने बमबारी की, यहाँ पर इजरायली टैंक मार्कवा ने भी अंधाधुंध गोले बरसाए और नतीजा आपके सामने है। अपने परिवार के कई लोगों को खोने वाले अहमद समूर लाशों को उठा उठाकर थक चुके हैं। इजरायल ने जब हमला किया तो एक 4 मंजिला इमारत पूरी तरह ढह गई। अहमद समूर का घर इसी इमारत में था। احنا تعبنا في غزه، احنا كل يوم هيدا مش اولاد لسه ما نشفش. طول لسه خلف تحت الضوء، لسه خلف تحت الضوء زينين، يعني كوام تحت الضوء، ما حدش قال نخلي. بقى 4 ضوابط بنزلها بصفطها على الشعب زي ما هي على المواطنين. गाजा के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक साथ करीब 200 घायल लोगों को पहुंचाया गया। बहुत से लोग मर चुके थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों को उम्मीद थी कि सांस बाकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक तरफ गाजा में तबाही जारी है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में नेतन्याहू को घेरने की कोशिश भी जारी है। व्हाइट हाउस के करीब ये लोग नेतन्याहू का विरोध करने पहुंचे हैं। ये गाजा में हजारों लोगों की मौत पर बाइडेन प्रशासन को जगाना चाहते हैं। ये इजरायल को जारी बम और गोला बारूद की सप्लाई रोकना चाहते हैं। ये सब एक प्रदर्शन का हिस्सा है। ये व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांधे और हथकड़ी लगाए हुए खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे इजरायल गाजा और वेस्ट बैंक में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। गाजा में तबाही रोकने का नाम नहीं ले रही। गाजा में 9 महीनों से जारी बमबारी में 39,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 90,000 लोग घायल हुए, सैकड़ों हजारों लाशें मलबे में दबी हुई हैं। नया तनाव वेस्ट बैंक में भी फैल गया है, जहां इजरायली सेना की गोलीबारी में फिलिस्तीन के 5 लोगों की मौत हुई है। इजरायल का दावा है कि इनमें हमास और फतह गुट के लोग थे। इजरायल का ये हमला वेस्ट बैंक में तुलकर्म इलाके में हुआ। गाजा और वेस्ट बैंक दोनों जगह इस तबाही के बीच अमेरिका से एक बहुत ही खतरनाक आइडिया सुझाया गया है, जो पूरे पश्चिम एशिया को ऐसे युद्ध में झोंक सकती है जिसके बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। अमेरिका में ओहायो की सीनेटर और डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट जेडी वेंस, जो रिपब्लिकन पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में उभरे हैं, उन्होंने अमेरिका के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बहुत ही खतरनाक रास्ता दिखाया है। जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के खिलाफ बाकी अरब देश एकजुट हो जाएं। जेडी वेंस ने अरब वर्ल्ड के सुन्नी बहुल देशों को ईरान के खिलाफ एक फ्रंट बनाने का सुझाव दिया है, क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है। यानी साफ है कि अमेरिका का एक पावरफुल लीडर इस वक्त अरब वर्ल्ड को धर्म और संप्रदाय के बीच बांटना चाहता है। जेडी वेंस ने कहा कि इजरायल को बचाने के लिए जो बाइडेन ने जो कुछ नहीं किया है और न ही ईरान को कमजोर करने के लिए उनकी सरकार कुछ ठोस कर पाई है। अमेरिका की तरफ से पश्चिमी एशिया में नई गुटबाजी तैयार करने के बीच चीन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने कहा है कि 2 स्टेट वाला उपाय जरूरी है, यानी इजरायल भी देश रहे और फिलिस्तीन भी देश बने। ये ऐसा सुझाव है जिसका समर्थन भारत भी करता है। यही पूरे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति कायम करने के लिए सबसे बेहतर तरीका माना जाता है, जिस पर इजरायल राजी नहीं है। 近日，国际法院发表咨询意见，认定以色列持续占领巴勒斯坦违反国际法，以色列有义务立即结束对巴勒斯坦领土的非法占领。 जब गाजा में बमबारी चल रही है और नेतन्याहू अमेरिका से बम और हथियार की डिमांड करने पहुंचे हैं, तब बीजिंग में हुई एक मीटिंग ने इजरायल के माथे पर लकीरें खींच दी है। वजह है चीन के विदेश मंत्री से फिलिस्तीन के अलग अलग गुटों की मुलाकात। इस मीटिंग में हमास और फतह दोनों गुट के नेता शामिल हुए। खबर यह है कि फिलिस्तीन के 14 गुट इस बात पर राजी हुए हैं कि PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरे फिलिस्तीन के लोगों का सही प्रतिनिधित्व करता है।
最核心的成果就是明确巴解组织是巴勒斯坦人民的唯一合法代表。最突出的亮点就是围绕加沙战后治理，组建临时民族和解政府达成了一致。 जहां अमेरिका फेल हुआ है वहां चीन ने बाजी मारी है। सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती कराने के बाद चीन इजरायल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी हल निकालने में जुट गया है। चीन अब डील मेकर बनना चाहता है, लेकिन इन तस्वीरों के बीच अगला एक हफ्ता गाजा में चल रहे युद्ध के लिए बहुत अहम होने वाला है। जुलाई के अंत तक अगर ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आया तो समझ लीजिए कि फिर ये युद्ध पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आम बजट पेश होने के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। विपक्ष ने विशेष राज्य के दर्जे को मुद्दा बनाया है तो सीएम नीतीश कुमार भी चुप बैठने वाले कहां थे। बिहार में सत्ता बनाम विपक्ष की सियासी जंग ने ऐसा रूप लिया कि सदन में जबरदस्त हंगामा मच गया। प्रश्नोत्तर काल के बाद यह सवाल उठाइएगा। बैठिए। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, विशेष राज्य के दर्जे पर सियासी संग्राम, वेल में पहुंचकर विपक्ष ने छेड़ा घमासान। जो बिहार की सियासत को समझते हैं उनके लिए न ये शोर शराबा नया है और न ही हंगामे की ऐसी तस्वीरें। जाइए अपने स्थान पे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ सारी बातें बता दी है। पुराने मुद्दे पर नई सियासी तकरार की वजह बना है वो स्पेशल पैकेज जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को किया था। लेकिन इसी को विपक्ष ने जब मुद्दा बनाया तो नीतीश कुमार भी आक्रामक हो गए और उन्होंने अपने ही अंदाज में विपक्ष को करारा जवाब दिया। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार को ईडी और आईटी से डराया गया। इसी के बाद नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग से विशेष पैकेज पर आ गए। जिस तरीके से बीजेपी ईडी आईटी को आगे कर करके और नीतीश कुमार जी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, ये सब बताना चाहिए। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है जो आप कह रहे हैं कि लाख करोड़ दे दिए, विशेष पैकेज दे दिए, खुशी मना रहे हैं। नीतीश कुमार जी आखिर क्यों बार बार प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमको बहुत खुशी होगा, बहुत खुशी होगा, मेरा अगर कम्मा कर दीजिएगा तो। आखिर कौन सा वो कम्मा है? आखिर किस काम के लिए वो लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं और उनका काम नहीं हो रहा है? बताना चाहिए, बिहार के लोग जानना चाहते हैं। केंद्रीय बजट में बिहारे में बहार, और ये बिहारे में बहार हम नहीं बोल रहे हैं, पूरे देश में जो अखबार छपने का हेडिंग है कि केंद्रीय बजट में बिहारे में बहार, निश्चित रूप से बिहारे में बहार है। उन लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा। लालटन लेके घूम रहे हैं, लालटन का युग समाप्त हो गया। अब मोदी जी ने एलईडी दिया है और 21,000 करोड़ रुपया भागलपुर पिरपैती में बिजली का प्रोजेक्ट चकाचौंध होने के लिए, तो लालटन वाले को ये सब दिखाई पड़ेगा। इसी बीच जब बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा था, अचानक विपक्ष की महिला विधायक भी वेल में आ गई, जिससे नीतीश कुमार इस कदर नाराज हुए कि उन्हें महिला विधायक के सामने अतीत को याद करवाना पड़ा। सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान।